लोग फ़ोन से अपने आप को हटा ही नहीं पाते हैं, चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, एडल्ट हों। तो ऐसा कोई कंडीशन रहती है ब्रेन की, या कैसे फ़ोन देखना चाहिए, या कितना फ़ोन देखना चाहिए, या फिर फ़ोन देखने का ब्रेन पर और थॉट प्रोसेस पर क्या फ़र्क हो? फ़ोन टाइम लिमिटेड रहना चाहिए। ऑल्दो हम ये कहें कि शायद बहुतों ने गांजा ट्राई किया होगा, अल्कोहल ट्राई करी होगी, जी, पर सभी लोग एडिक्ट नहीं बनते। कहने का मतलब ये है कि जो एडिक्ट्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी एडिक्टिव होती है। हाथों पैरों की नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं ओवर फ्यू डेज़, जी, 2-4 दिन में ही, और पेशेंट बेड पे आ जाता है बिल्कुल 4 दिन में ही, और कई बार उसकी सांस वांस भी रुक जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को इमरजेंसी में भर्ती करके दवाई चालू करनी पड़ती है। कई लोगों को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी जी। रहती है। नमस्कार, मैं सूर्यकांत त्यागी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं हेल्थ पॉडकास्ट शो इटर्नल ट्रैक विद सूर्या। आपका हृदय से स्वागत है। इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा सही, जरूरी एवं सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जाने माने एवं वरीय न्यूरोलॉजिस्ट अथवा मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहितास शर्मा। डॉक्टर रोहितास शर्मा उत्तराखंड के जाने माने मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रोहितास शर्मा ने अपनी डीएम न्यूरोलॉजी की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान केजीएमयू लखनऊ से प्राप्त की है। डॉक्टर रोहितास को न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हुए 15 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव है। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों के बारे में, जैसे सीवी क्या होता है, पैरालिसिस क्या होता है, माइग्रेन क्या होता है, हेडेक कितना और हेडेक कैसे और कितने प्रकार का होता है। आजकल युवाओं में माइग्रेन की बहुत ही ज़्यादातर समस्याएं देखी जा रही हैं। बैक पेन की, स्पाइनल समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ब्रेन हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, या अपने ब्रेन हेल्थ को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके कैसे हेल्दी बना सकते हैं। ब्रेन हेल्थ पे खान पान का क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सरसाइज का क्या फ़र्क पड़ता है, इन सब के बारे में आज का पॉडकास्ट बहुत शानदार होने वाला है। यदि आप स्वयं या आपके घर में कोई, या आपके आस पड़ोस में कोई भी मस्तिष्क रोग से ग्रसित है, तो यह पॉडकास्ट एकदम आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस ठीक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल युवाओं में देखा गया है कि अर्ली एज में हेडेक, माइग्रेन और स्पाइन की समस्याएं और बैक पेन की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। युवावस्था में ये होने का क्या कारण हो सकता है? बैक पेन और गर्दन का दर्द तो युवावस्था में होने का लगभग एक ही कारण बनता है कि आजकल लोग घर से बाहर नहीं जाते हैं, टीवी पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है, फ़ोन में लगे रहते हैं या ऑफिस में बैठे रहते हैं। जी, कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती या बहुत कम होती है, मान लो हफ्ते में एक ही बार होती है। इससे, और हमारे टाइम में या पुराने ज़माने में युवा लोग बहुत एक्टिव रहते थे, बाहर रहते थे, मेहनत का काम करते थे, जी सर। तो उससे कहीं ना कहीं हमारी स्पाइन कमज़ोर पड़ जाती है। हमारा जो बैठने का तरीका है वो ख़राब रहता है, एकदम फैल के बैठते हैं, जी, कमर सीधी करके नहीं बैठते। जी, तो इन सब चीज़ों से ये स्पाइन की प्रॉब्लम, दर्द बहुत ही कॉमन है आजकल युवा लोगों में। दूसरा माइग्रेन, जहाँ तक मैं समझता हूँ, माइग्रेन तो एक जेनेटिक बीमारी है। जी, आमतौर से अगर किसी को माइग्रेन है, उसके फैमिली में भी किसी न किसी को यूजुअली माइग्रेन हमें देखने को मिल जाता है। जी, तो माइग्रेन सबसे कॉमन टाइप का हेडेक है, और ये ज़्यादातर लोगों में होता है, जैसे कॉमनेस्ट हेडेक है। बट ये उतना परेशान नहीं करता है आमतौर से, कि किसी किसी को महीने में एक आध कभी हेडेक हो गया, पेन किलर खा लिया, ठीक रहता है। जी, बट कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा होता है, और उनकी नॉर्मल जो डेली एक्टिविटी होती है उसमें दिक्कत होने लगती है। जी, आमतौर से वही पेशेंट डॉक्टर को पास आते हैं, नहीं तो
लोग अपना ही कुछ पेन किलर खा के काम चलाते रहते। कहीं ना कहीं इसमें भी लाइफस्टाइल का काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं योगदान है कि जो ऑफिस का स्ट्रेस हो गया, मान लो पढ़ाई का स्ट्रेस हो गया, आजकल बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स टाइम में स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, अगेन लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। इन सब चीज़ों से कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज और भी हैं जिनसे कि माइग्रेन होने का जो संभावना है वो बढ़ जाता है जी। तो यही सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से आमतौर से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है जी। कौन कौन सी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस? कॉमन न्यूरोलॉजिकल जो हमें आमतौर से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में देखने को मिलती हैं जी, वो है हेडेक जी, बैक पेन जी, स्ट्रोक जी, एपिलेप्सी या मिर्गी जी, और कुछ हद तक ये पार्किंसन वाली बीमारियां, और काफ़ी हद तक न्यूरोपैथी मतलब नर्व्स की जो प्रॉब्लम होती है जी, वो जी आमतौर से ओपीडी में ज़्यादातर यही देखने को मिलती है। अधिक से अधिक मरीज किस प्रकार के होते हैं? जैसे पैरालिसिस सुना है हमने। हाँ जी, तो पैरालिसिस के बारे में थोड़ा सा रिव्यू। पैरालिसिस एक जनरल टर्म है जो मेडिकल टर्म है। पैरालिसिस का मतलब होता है वीकनेस या किसी बॉडी के अंग का काम ना करना। अगर हाथ नहीं चल रहा तो हाथ का पैरालिसिस मानेंगे जी। एक तरफ नहीं चल रही तो हेमीपैरेसिस मतलब अधरंग जिसे कहते हैं जी, वो हो गया। इसके साथ आमतौर से कई बार बोलने वोलने में या समझने में भी दिक्कत होती है क्योंकि ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। CVA मतलब सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो इसका मतलब ये है कि सेरिब्रो मतलब ब्रेन, वास्कुलर मीनिंग नसों से जो खून की नसें होती हैं, आर्टरीज, और एक्सीडेंट मतलब उसमें कुछ गड़बड़ हो जाना। तो इसमें दो तरह से दिक्कत आती है आमतौर से। या तो ब्रेन की नस ब्लॉक हो जाती है, कोई ब्रेन में क्लॉट बन जाता है, हार्ट में क्लॉट बन जाता है, वो टूट के चला जाता है, या तो ब्रेन में ही बन जाता है, या किसी और खून की नस में जो ब्रेन की तरफ जा रही है उसमें से क्लॉट टूट के आगे अंदर जाके फंस जाता है। तो उससे क्या होता है कि उस धमनी का जो एरिया है जहाँ पे वो ब्लड जा रहा है वहाँ पे वो ब्लड जा नहीं पाता और एक एरिया ब्रेन का डैमेज हो जाता है। तो उससे कौन सा हिस्सा ब्रेन का डैमेज हुआ है उसके हिसाब से लक्षण होते हैं स्ट्रोक के। तो आमतौर से ये देखा गया है कि वो उसी जगह जाता है जहाँ पे ज़्यादा ब्लड जाता है। तो आमतौर से इस तरह से जो बोलने की दिक्कत हो सकती है और अधरंग हो सकता है। नहीं तो कई बार अलग अलग हिस्से जाने की वजह से सिर्फ देखने में दिक्कत आ सकती है कि चीज़ दिखाई दे रही है पर आंखें ठीक हैं पर फिर भी पेशेंट देख नहीं पा रहा क्योंकि वो ब्रेन में देखने का हिस्सा डैमेज हो जाता है। और डबल डबल दिखना, आई का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ख़राब हो जाता है, या बहुत ज़्यादा पानी निकलने में दिक्कत या चक्कर आ जाना, बहुत तेज़ चक्कर उल्टी आ जाना, वो भी एक तरह के स्ट्रोक का लक्षण है। दूसरे टाइप का स्ट्रोक रहता है हेमरेजिक स्ट्रोक, या जिसे कहते हैं दिमाग में नस फट जाना, ब्लीडिंग हो जाना। तो उसमें जो पहले वाले जो मैंने बताया उसमें नस ब्लॉक होती है, इसमें नस फट जाती है और ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है। ये भी एक तरह का स्ट्रोक है। इसमें भी इस तरह के लक्षण आ सकते हैं कि पेशेंट बेहोश हो जाए, बोले ना, एक तरफ का पैरालाइज हो जाए। ये थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर टाइप का स्ट्रोक रहता है, बट 85% ऑफ स्ट्रोक जो होते हैं वो नस ब्लॉक होने की वजह से होते हैं, 15% के आसपास नस फटने की वजह से होते हैं। सीवी के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन कारण तो दो कारण हैं इसके, एक ब्लड प्रेशर और एक डायबिटीज़। दूसरा और कॉमन कारण है स्मोकिंग। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ हैं। तीसरी चीज़ है, तीसरी चौथी मान लो कि जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी हो जिससे कि हार्ट में से क्लॉट चले जाए, फिर और कई तरह की जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे भी ये स्ट्रोक हो जाता है। पर आमतौर से इन्हीं यही कारण होते हैं सबसे कॉमनली स्ट्रोक होने के। जी। ये स्ट्रोक या पैरालिसिस
किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया या किसी वेदर का भी इम्पैक्ट होता है? वेदर का इम्पैक्ट या जियोग्राफिकल एरिया का आमतौर से इम्पैक्ट नहीं होता। ये तो एक तो अपना जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है कि कोई रेस स्ट्रोक के लिए ज़्यादा प्रोन रहती है, कोई रेस स्ट्रोक के लिए थोड़ा कम प्रोन रहती है। जी जैसे देखा गया है कि इंडियंस स्ट्रोक के लिए ज़्यादा प्रोन है, जी जो अफ्रीकन्स हैं, जो ब्लैक्स हैं अमेरिका में, जी। वो भी स्ट्रोक के लिए ज़्यादा प्रोन है एज कम्पेयर टू वाइट्स। इंडिया में कितना इम्पैक्ट है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू या कंपेयर करें अफ्रीकन्स या अमेरिकन्स? ये एग्जैक्ट डेटा तो मुझे आइडिया नहीं कि कंपेयर टू अफ्रीकन्स एंड अमेरिकन्स, बट इंडिया कंपेयर टू वाइट्स, इंडिया की जो रिस्क है वो स्ट्रोक के लिए ज़्यादा है। जी। मतलब आमतौर पर लोग किन किन बातों का ख्याल रखें जिनसे स्ट्रोक से या सीवीए से या पैरालिसिस से जा सकता है? एक तो अ, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें, देखते रहें। जी अगर नॉर्मल वैल्यूज़, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, जी अगर उससे नीचे नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं। 130 से ऊपर जा रहा है, 130 के आसपास आ रहा है, तब आप और चौकन्ने हो जाएं और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते रहें और अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें। मतलब कि अपना अगर ओवरवेट है तो वेट रिड्यूस करें जी और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के रखें, नमक कम खाएं, जी अल्कोहल ना लें, स्मोकिंग ना करें। जी ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है तो रेगुलर डॉक्टर के टच में रहें, ब्लड प्रेशर की दवाई लें जी और उसको कंट्रोल में रखें ब्लड प्रेशर को। और जो बाकी चीज़ें मैंने बताई थी कि जैसे एक्टिविटी मेंटेन करें, वो तो जी है ही। बाकी और जो चीज़ें, शुगर वाले पेशेंट हैं उनको अपना शुगर कंट्रोल करके रखना है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ उनको कोलेस्ट्रॉल पर भी ध्यान देना है। जी और कई लोगों में ये सब चीज़ें होती हैं, शुगर भी होती है, कोलेस्ट्रॉल भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, ओवरवेट भी होते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं। तो ये सब पेशेंट ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पे रहते हैं स्ट्रोक के। जी। न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज क्या क्या हो सकती हैं? न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज आमतौर से, एक तो स्ट्रोक मान लीजिए जी कि अचानक से कोई हिस्सा बॉडी का बेकार हो जाए या पेशेंट अचानक से बेहोश हो जाए। जी दूसरी तरह की न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी, मिर्गी का दौरा आ जाए, जी पेशेंट बेहोश हो जाए, वो एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी। और अगर हेडेक माने सिर्फ न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी, कई लोगों को बहुत सीवियर टाइप के तेज वाले सिर दर्द होते हैं जो कि घर में कई बार मैनेज नहीं होते, जी तो वो पेशेंट्स भी कई बार इमरजेंसी में आ जाते हैं। दूसरे टाइप की न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज जो होती हैं, वो ये रहती हैं, कोई पॉइजनिंग हो गई जी तो पेशेंट बेहोश हो गया, हाथ पैर कमज़ोर हो गए, वो न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है जिसको बोलते हैं जीबीएस या गुलियन बैरे सिंड्रोम। जी उसमें अ, हाथों पैरों की नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं ओवर फ्यू डेज, जी 2-4 दिन में ही, और पेशेंट बेड पे आ जाता है बिल्कुल 4 दिन में ही, और कई बार उसकी सांस वांस भी रुक जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को इमरजेंसी में भर्ती करके दवाई चालू करनी पड़ती है। कई लोगों को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी जी रहती है। बाकी और तरीके से, जैसे शुगर वाले पेशेंट हैं, कई बार उनका शुगर लो हो जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं, दौरा आ जाता है, जी। वो भी एक तरह की न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। मिर्गी को लेकर बहुत सारे समाज में मिथ होते हैं कि बच्चा है या एडल्ट है, उसको बेहोश हुआ, मिर्गी के दौरे आए, तो बहुत सारे लोग झाड़ फूंक के चक्कर में भी रहते हैं। तो ये इन मिथों से निकलने का या फिर जो है प्रॉपर इसका क्या कारण है कि जैसे लोग अवेयर नहीं है कि ये एग्जैक्टली जानते नहीं है कि ये ये सिर्फ बीमारी है? ये सिर्फ अवेयरनेस का ही प्रॉब्लम है कि लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या कुछ कुछ तो पढ़े लिखे लोग भी इस तरह का इलाज ढूंढते हैं कि दवाई ना खानी पड़े। जी पर मेरी समझ में सबसे कारगर इलाज अगर मिर्गी का है तो वो दवाई से ही है। जी और अगर कोई पेशेंट दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा, जी तब उसमें और ऑप्शंस हैं, कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं, पर अगर सबसे कारगर इलाज माने तो वो दवाई ही। दवाई है। मस्तिष्क की बीमारियों में जेंडर का भी कोई फर्क पड़ता है, जैसे महिलाओं को ज़्यादा हो या पुरुषों को ज़्यादा हो या किसी को कम हो, ऐसा कोई इम्पैक्ट देखा गया है? हाँ, जी तो ये जो मान लो माइग्रेन है, जैसे जी
ये फीमेल्स में ज़्यादा रहता है। फिर स्ट्रोक जो है वो मेल्स में ज़्यादा होता है। ये स्ट्रेस की वजह से या स्ट्रेस की वर्किंग वजह से नहीं, ये पैटर्न? नहीं, वर्किंग पैटर्न नहीं, ये तो अपनी जेनेटिक टेंडेंसी रहती है, जी देखा गया है कि जी अब अगर मान के चलें कि स्ट्रोक, थोड़ा सा इसमें लिमिटिंग फैक्टर ये भी हो जाता है कहने स्ट्रोक के लिए, क्योंकि ज़्यादा मेल स्मोक करते हैं, ज़्यादा मेल्स अल्कोहल लेते हैं, जी जी तो उससे भी थोड़ा शिफ्ट हो सकता है। जी। बट इन जनरल मेल्स में ज़्यादा स्ट्रोक रहता है। नया युग है, सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है, इवन बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक भी। लोग फोन से अपने आप को हटा ही नहीं पाते हैं, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, एडल्ट हों। तो ऐसा कोई कंडीशन रहती है ब्रेन की, या कैसे फ़ोन देखना चाहिए, या कितना फ़ोन देखना चाहिए, या फिर फ़ोन देखने का ब्रेन पर और थॉट प्रोसेस पर क्या फ़र्क होता है? फ़ोन टाइम लिमिटेड रहना चाहिए, ऑल्दो हम ये कहें कि अगर मुझे खुद पर्सनली देखो, हम भी ज़्यादा ही फ़ोन देखते हैं अपने हिसाब से। आजकल ये कॉमन चीज़ है, एडवाइस करना बहुत आसान रहता है कि आप मत करो, बट हो जाता है, वो चीज़ ही ऐसी है। जी पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो डेवलपिंग पीरियड है जी ब्रेन का, जैसे चाइल्डहुड टू टीनेज, जी उसमें फ़ोन यूज़ का देखा गया है कि बच्चों में गलत प्रभाव पड़ता है। उनके वो दूसरों से इंटरैक्ट करने में दिक्कत करते हैं, जी क्योंकि वो अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं, जी और उनका कुछ कुछ मेंटल डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी आ जाती जी हैं। फ्रेंड्स नहीं बना पाते जी अगर बहुत ज़्यादा फ़ोन टाइम है। तो इस तरह में, और उनका क्या कहते हैं, इससे एडिक्शन हो जाता है। जी और अगर उनको इस चीज़ से वंचित रखें जी तो फिर वो एंगर इश्यूज़ आ जाते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जी तो कई सारी चीज़ें हैं इनमें। कम से कम कुछ कंट्रीज़ में तो अब ये, शायद ऑस्ट्रेलिया में है, रूल बनाया था कि अभी पास नहीं हुआ है, पर शायद उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है कि अंडर 14 के लिए मोबाइल फ़ोन्स, जी सोशल मीडिया, मतलब जी सोशल मीडिया अकाउंट उनका नहीं रहे। जी। तो अब इसको लागू किया है कि नहीं किया है, या कर भी पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात है। बट एटलीस्ट उन्होंने एक अटेम्प्ट किया है कि ये इसको कोशिश। हम कम से कम रखें फ़ोन। जी। कॉरपोरेट जॉब करते हैं लोग, आईटी जॉब करते हैं, जिनका वर्किंग टाइम 8 to 10 आवर और कंटिन्यू एक पोस्चर में और एक सिटिंग में एक कुर्सी पे बैठने से निकलता है। तो ऐसा कोई स्पाइन में ये लंबे समय तक ये पैटर्न फॉलो करने से ब्रेन और स्पाइन में कोई फर्क पड़ता है? ब्रेन और स्पाइन में तो डायरेक्टली यही फ़र्क पड़ता है कि अगर आपका पोस्चर ख़राब है, आप एक ही तरह से बैठे हुए हैं, जी तो आपको 100% चांस है कभी ना कभी बैक पेन, नेक पेन होएगा ही। जी तो उसको प्रिवेंट करने के लिए तो आपका पोस्चर सही होना चाहिए, जी और आप दिन भर बैठे ना रहें, थोड़ी देर ब्रेक लें, खड़े जी हुए जी स्ट्रेच करें, कुछ एक्सरसाइज कर लें, जी वहीं पे ही, फ्लोर पे ही। और डेली अपना भी एक्सरसाइज अलग से भी रखें, जी वेट मैनेजमेंट करें, ये सब तरीके हैं। और अपना डाइट रखें। आप, ये देखा गया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन है आजकल, क्योंकि लोग बाहर निकलते नहीं है धूप में, धूप। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन है। जी तो उसके लिए आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक पेन वगैरह कम रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना पोस्चर और एक्सरसाइज रेगुलरली फॉलो करें। सेक्सुअल एक्टिविटी और ब्रेन कनेक्शन, जैसे कि क्या सेक्सुअल एक्टिविटी ब्रेन हेल्थ पर असर डालती है? सेक्सुअल एक्टिविटी ब्रेन हेल्थ पर असर डालती है। अब वही उस तरह की चीज़ है, कोई भी चीज़ एक हद तक अच्छी होती है, जी पर अगर उसी का लेवल ज़्यादा हो जाए, वो एडिक्शन, या फिर वो ख़राब भी हो जाता है। जी तो इन जनरल, लाइक एवरीथिंग एल्स, सेक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। जी सम ऑफ इट टू एन एक्सटेंट इज वेरी गुड फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जी बट ओवर डूइंग इट एंड
उसको बहुत ज़्यादा परस्यू करने से अगेन वो उसी तरह की चीज़ हो जाती है। जैसे स्क्रीन टाइम का एडिक्शन है, जी वैसे सेक्स का एडिक्शन है। जी तो आपका सारा लाइफ उसी के अराउंड चलता रहता है, आप बाकी काम कर ही नहीं पाते जी या उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते। तो जी उससे आपका प्रोडक्टिविटी, काम और चीज़ सब सफ़र करती है। जी। समाज में कई प्रकार के नशे व्याप्त हैं, हम्म, कई प्रकार के सफ़ेद पाउडर या गांजा, एल्कोहल बहुत जनरल है। तो इस प्रकार के नशे युवावस्था में ब्रेन फंक्शन, थॉट प्रोसेस और आगे की लाइफ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? नहीं नहीं, देखिए एक चीज़ होती है रिक्रिएशनल यूज़, जो कि शायद बहुतों ने गांजा ट्राई किया होगा, अल्कोहल ट्राई करी होगी, जी पर सभी लोग एडिक्ट नहीं बनते। कहने का मतलब ये है कि जो एडिक्ट्स होते जी हैं उनकी पर्सनैलिटी एडिक्टिव होती है। जी वो अगर गांजा नहीं लेंगे तो अल्कोहल पे एडिक्ट हो जाएंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे तो सिगरेट पे एडिक्ट हो जाएंगे। कोई ना कोई। तो कोई ना कोई एडिक्शन उनके अराउंड रहता है, वो उनकी पर्सनैलिटी वैसी होती है। इट इज़ अ, यू कैन से, डिसऑर्डर जी रादर देन द पर्सन बीइंग बैड। जी इट इज़ अ डिसऑर्डर। तो ऐसे पेशेंट्स जो एडिक्ट्स होते हैं, उनको उसके अलावा और कोई सूझता नहीं है। वो थोड़े दिन शायद छोड़ भी दें, अपना नॉर्मल काम करें, बट वो वापस फिर उस एडिक्शन में आ जाते हैं। जी तो उनको तो लाइफ लॉन्ग एक मोटिवेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए फैमिली से, फ्रेंड से, ताकि वो इस स्ट्रगल को पार करें। जी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं की ऐसी कौन कौन सी आदतें में बदलाव करके या फिर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से अ, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में कोई फर्क पड़ता है? जैसे कि कुछ। महिला, वो ज़्यादातर यही है कि सिगरेट स्मोकिंग, जी अल्कोहल या ड्रग्स कोई अगर ले रहा है तो उससे डेफिनेटली बच्चे की ग्रोथ पे और ब्रेन डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। कुछ कुछ जिसे कहते हैं, अगर मान लो मिर्गी की दवाइयाँ चल रही हैं, एक जी आध जो मिर्गी की दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती, जी अगर वही दवाइयाँ हाई डोज में चल रही हैं, जी तो उसमें भी बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पे या फेस के डेवलपमेंट पे जी फ़र्क पड़ सकता है। और कुछ जैसे ये है डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड अगर डायबिटीज़ है जी प्रेग्नेंट मदर को, तो उनके बच्चे जो होते हैं वो ओवरवेट पैदा होते हैं, बहुत उनका वेट ज़्यादा होता है। जी। तो वो भी एक डिलीवरी में या उसमें इशू रहता है। आज के समय में चाय बहुत कॉमन पेय पदार्थ है। किसी को हेडेक हो रहा है, चाय बना लो। सुबह उठते ही चाय, कई लोग हैं जो कि दिन में कई कप ऑफ टी लेते हैं। क्या चाय बहुत ज़्यादा लेना कोई ब्रेन के फंक्शन पे कोई इफेक्ट हो सकता है? ब्रेन के फंक्शन पे बहुत ज़्यादा चाय से तो फ़र्क नहीं पड़ता, जी पर जहाँ तक एक कॉमन सेंस कहती है जी कि आप अगर चाय पी रहे हैं, अगर मान लो आप सिर्फ काली चाय पी रहे हैं और उसमें चीनी भी नहीं, जी तब आपका जो कैलोरिक इनटेक है दिन का, अगर आप 7-8 कप भी पी लेते हैं, जी वो शायद ना के बराबर है। पर अगर उसमें दूध है और चीनी है, तब उसका कैलोरिक इनटेक काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और इससे वेट गेन की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। आप इतने कप चाय भी पियेंगे, फिर 3 बार खाना भी खाएंगे, तो उससे वेट गेन की टेंडेंसी बहुत होती है। दूसरा, कई बार लगातार या ज़्यादा चाय पीने से कई लोगों को गैस्ट्राइटिस या डिस्पेप्सिया हो जाता है। जी तो उनको वो डकार आते हैं और उनको पेट में ब्लोटिंग रहती है। तो वो भी एक चाय का, ज़्यादा चाय पीने से हो सकता है। जी। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय अपना सकते हैं लोग? जैसे कि हेडेक है, तो हेडेक जैसे हेडेक के प्रकार होते होंगे, तो कि कॉमन हेडेक है जो कि घर पर रह के कुछ घरेलू उपचार से ठीक हो जाए, या फिर जो जैसा कि लोग करते हैं कि हेडेक हुआ तो चाय पी लिया, तो क्या हो सकता है हेडेक चाय से ठीक हो सकता है? कुछ कुछ हेडेक्स होते हैं, जैसे आम तो एक हेडेक होता है जिसे बोलते हैं टेंशन टाइप हेडेक। जी वो जैसे माइग्रेन एक तेज़ हेडेक होता है। टेंशन टाइप हेडेक आमतौर से हल्का हेडेक रहता है, उसके लिए आमतौर से कोई दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हेडेक होता है, पेशेंट या
पर्सन अपना काम करता रहता है, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है। थोड़े दिन में मतलब कि एक आध दिन चल सकता है, 2-3 दिन चल सकता है, बट आमतौर से काम करने में या और किसी एक्टिविटी में दिक्कत नहीं होती। हेडेक के दौरान वो अपना सब कुछ करता रहता है, उसमें उल्टी भी नहीं आती और अपना रूटीन एक्टिविटी चलती रहती है। तो ऐसे केसेस में कई बार अगर माइल्ड हेडेक है तो अगर चाय पी लें तो उससे लगता है कि हमने कुछ किया, तो उससे भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्स आ सकता है, साइकोलॉजिकल, जिसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जी जी, प्लेसिबो इफेक्ट हेडेक में बहुत ही कॉमन है। अगर आप किसी हेडेक के पेशेंट को कुछ भी दवाई दे दो, जी, इट माइट एक्ट एज प्लेसिबो एंड गिव रिस्पॉन्स। आज से 20 साल पहले में और आज में न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में क्या एडवांसमेंट हैं, क्या नए उपकरण या फिर नई टेक्नोलॉजी क्या है जो कि आज से 20 साल पहले नहीं थी? टेक्नोलॉजी तो अब मान लीजिए 20 साल पहले तो नहीं, बट अगर हम नए सिरे से शुरू करें, एक तो सीटी स्कैन तो पुरानी जांच है जी, पर वो भी एक ब्रेक थ्रू या लैंडमार्क इवेंट था, जो कि हम बिना पेशेंट के अंदर जाए या खोले जी, अंदर की चीज़ें देख पाए। तो एक सीटी स्कैन, फिर उससे बेहतर चीज़ आ गई एमआरआई, और अब एमआरआई की भी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जिससे कि उसकी रेजोल्यूशन या इमेज क्वालिटी बढ़ती जा रही है। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जैसे हार्ट में एंजियोग्राफी करते हैं, इस तरह ब्रेन की और गर्दन की एंजियोग्राफी भी करते हैं। उसे डीएसए बोलते हैं, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। तो उससे हम ब्रेन की धमनियों में जाकर अगर कोई उसमें डैमेज है, कोई एन्यूरिज्म या गुब्बारा टाइप का फूला हुआ है जिससे ब्लीडिंग हो सकती है, या एवीएम है, कोई खून की नसों का गुच्छा है, उसका नसों के अंदर से ही बिना खोपड़ी खोले इलाज किया जा सकता है। इंटरवेंशन उसे बोलते हैं। तो ये न्यूरोलॉजिस्ट भी करते हैं, न्यूरोसर्जन भी करते हैं, और न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट भी ये प्रक्रिया करते हैं। दूसरा जो है कि दवाई के क्षेत्र में बहुत इन्हांसमेंट हुआ है 20-25 सालों में। पहले मान लो कि अगर 20-25 साल पहले मिर्गी के लिए 10 दवाइयाँ थी, तो आज कम से कम 30-40 दवाइयाँ हैं मिर्गी के लिए। तो और पहले के मुकाबले की दवाइयों से वो काफ़ी हद तक साइड इफ़ेक्ट उनके कम हैं, और उनको लॉन्ग टर्म देने में यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आती। स्ट्रेस का कितना इम्पैक्ट होता है, या स्ट्रेस और माइंड कनेक्शन कैसे? देखिए, स्ट्रेस बहुत ही एक इंडिविजुअल चीज़ है। जो मेरे लिए स्ट्रेस है वो शायद आपके लिए स्ट्रेस नहीं होगा। तो सबका स्ट्रेस अपने लेवल पे अलग अलग रहता है, और सारे ब्रेन्स स्ट्रेस को डील करने के लिए या हैंडल करने के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो अगर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है किसी के लिए, तो आमतौर से पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, पर कोई कोई पेशेंट ऐसे या पर्सन ऐसे रहते हैं जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी कूल रहते हैं। अब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मेनली स्ट्रेस को बार बार लेने से और एक्सपीरियंस पॉजिटिव रखने से इस तरह का आप बिहेवियर ला सकते हैं। पर अगर आप स्ट्रेस से नेगेटिव फीडबैक ले रहे हैं और वो सिचुएशन बार बार आ रही है, तब आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तब आपके पास ऑप्शन यही रहता है कि उस चीज़ से दूर हटें, या किसी की हेल्प लें, या कोई मेडिकेशन लें। जैसा कि हमने बात किया मिर्गी के दौरे के बारे में, आपने बताया एपिलेप्सी, तो अभी भी समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं, मिथ हैं इनको लेकर। असल में ये एक मेडिकल कंडीशन है, लेकिन फिर भी लोग झाड़ फूंक, चूरन चटनी या अन्य चीज़ों में फंस जाते हैं। तो क्या आपका ऐसा कोई अनुभव रहा है कि आपके पास मरीज आया हो, आपने बताया हो कि ये मिर्गी है और ये एक बीमारी है, दवाओं से ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो किसी झाड़ फूंक में फंस गया हो? ऐसा कोई अनुभव, पेशेंट स्टोरी आपकी? ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। दो तरह से मरीज आते हैं कि कोई कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो मान लो 10-15 साल से जिनको दौरे आ रहे हैं, और उन्होंने 10-15 साल में कोई दवाई नहीं खाई,
और वो लगातार झाड़ फूंक करवा रहे हैं। जी। जब वो थक जाते हैं तब आते हैं कि हमने इतने साल से ये कराया, कोई फ़ायदा नहीं लगा। दूसरे तरीके से पेशेंट ऐसे आता है जो मिर्गी का दौरा आ गया या बार बार आ रहा है और वो पहली बार डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने सब समझाया जी। कि एमआरआई में ये है और जांचों में ये है, दवाई इतने दिन खानी है, जी। मुझे इतने दिन बाद दिखाना है। आमतौर से मिर्गी की दवाई स्टार्ट करने से मिर्गी के दौरे 70-80% तक ख़त्म हो जाते हैं। किसी किसी के नहीं होते, पर आमतौर से 70-80% में काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है। थोड़े टाइम तो पेशेंट दवाई खाता है, जब उसे लगता है कि अब तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, अब दिन में 2 बार दवाई क्यों खाई जाए। जब सब ठीक है तो। हाँ। दूसरा, जब ये चल रहा होता है, मान लो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर कोई दोस्त बोल देगा या कोई रिश्तेदार बोल देगा, अरे तुम तो ऐसी दवाई खा रहे हो, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, क्या जरूरत है। क्यों, क्या ज़रूरत है दवाई खाने की। जी। इस चक्कर में वो दवाई छोड़ देते हैं। कई बार उनको फिर बहुत सारे दौरे एक साथ आ जाते हैं और उनको फिर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लाना पड़ता है। तब उनकी बात समझ में आती है कि नहीं, ये तो गलत काम हो गया। कई बार गांव वाले पेशेंट भी इस तरह से दवाई छोड़ देते हैं और झाड़ फूंक करवा लेते हैं बीच बीच में। उनके साथ भी आमतौर से ऐसा ही होता है कि उनको फिर ज़्यादा दौरे आते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं और फिर इलाज शुरू करते हैं। पर कई बार मिर्गी के दौरों का इलाज जीवन भर भी चल सकता है। जी। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि आप पेशेंट को जो 20 साल का है उसे बोल दोगे अब तुम्हें जीवन भर दवाई खानी। जी। उसके लिए भी बहुत एक मेंटल टेंशन या डिप्रेसिंग बात हो जाती है। पर उसको हल्के हल्के बात समझ में आ जाती है कि अगर हम अच्छे से कॉम्बिनेशन दें, बहुत ज़्यादा दवाई ना लिखें, जी। 1 या 2 गोली मैक्सिमम लिखें ताकि वो लेता रहे, तो जीवन नॉर्मली कट जाता है। जी। जैसा कि हमने न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में एडवांसमेंट की बात की, आपने बताया कि एज ए हार्ट अटैक होता है तो एंजियोग्राफी करते हैं, उसी प्रकार से ब्रेन की एंजियोग्राफी। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज बिना चीर फाड़ के हो सकता है बिना ब्रेन चीर की एंजियोग्राफी करके। आमतौर से पहले ये, जैसे मैंने एंजियोग्राफी वाली बात जो पकड़ी, जी। पहले ये जैसे हार्ट अटैक में एकदम से हार्ट अटैक हुआ और हमने जो हार्ट में जो खून की नस ब्लॉक हुई है उसको खोल दिया। जी। अब ये चीज़ें कुछ सालों से स्ट्रोक के लिए भी आ गई हैं। तो स्ट्रोक के लिए भी एक्यूट स्ट्रोक जिसे कहते हैं उसमें आप एंजियोग्राफी करते हैं। जो क्लॉट होता है उसे सक्शन करके या सक आउट करके बाहर निकाल देते हैं और ब्रेन की धमनी खुल जाती है। तो पेशेंट को जो जिसे कहते हैं अधरंग या इस तरह की जो चीज़ होती है वो 90% तक ठीक हो जाती है अगर टाइम पे हमने हार्ट नस खोल दिया तो। जी। आपकी एक्सपर्टीज में और आपकी प्रोफाइल में मैंने देखा था कॉइल एम्बोलाइजेशन में आपकी बहुत एक्सपर्टी है, तो वो समझाएंगे क्या होता है कॉइल एम्बोलाइजेशन। एक बीमारी होती है सबएरेक्नॉइड हेमरेज, जी। जो आमतौर से जो ब्रेन की नस होती है उसमें कई बार एक गुब्बारे जैसी सूजन आ जाती है जी। प्रेशर की वजह से, या कई बार जो आर्टरी की जो हमारी वॉल होती है उसी के अंदर डिजीज़ होता है तो वो एक तरह से फूल जाती है और फिर वो फट जाती है। फटने से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, पेशेंट को एकदम से बहुत तेज़ सिर में दर्द होता है, उल्टी आ जाती है, बेहोश हो सकता है। जी। तो ऐसे केसेस में पहला काम तो यही करते हैं कि सीटी स्कैन हो जाए, एमआरआई हो जाए, एंजियोग्राफी एक एमआर एंजियो से भी हो जाती है उससे, या सीटी एंजियो कर लेते हैं, उससे पता लग जाएगा कि एन्यूरिज्म है। पर जब उसको ट्रीट करने की बात आती है तो उसमें 2 ऑप्शन ही रहते हैं, या तो हम एंडोवास्कुलर या न्यूरो इंटरवेंशन प्रोसीजर करें या ओपन सर्जरी करें जो कि न्यूरोसर्जन करते हैं। जी। ओपन सर्जरी में दोनों के ही अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। जो एंडोवास्कुलर प्रोसीजर है उसके अंदर कॉइल एम्बोलाइजेशन करते हैं एन्यूरिज्म के लिए। जो जो गुब्बारेनुमा चीज़ जो आर्टरी के ऊपर बन गई है उसको अंदर से ही हम तारों से भर देते हैं, बहुत बारीक तारें होती हैं। जब वो तार से भर जाता है तो उसके अंदर ब्लड जाता नहीं है और फिर वो उसमें फटने का रिस्क नहीं होता। अगर वो दोबारा फटता है तो ये बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, इसलिए इसको ठीक करना होता है। और दूसरा तरीका ये रहता है कि खोपड़ी खोल के उस गुब्बारे को ढूंढ के उसको उस पर क्लिप लगा देते हैं, उसको क्लिपिंग बोलते हैं। वो सर्जिकल प्रोसीजर वो सर्जिकल प्रोसीजर है, क्योंकि
ये एंडोवास्कुलर प्रोसीजर है, नई टेक्नोलॉजी है और इसमें जो भी सामान यूज़ होता है वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। जी। तो ये एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। सर्जरी आमतौर से काफ़ी कम कॉस्ट में जी। हो जाती है। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स अब मेडिसिन पढ़ रहे होंगे या फिर जो अपने न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जो डीएम न्यूरोलॉजी अभी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी कोई विशेष सलाह? डीएम न्यूरोलॉजी करने की विशेष सलाह तो एज सच न्यूरोलॉजी के लिए नहीं है, इन जनरल सारी ब्रांचेस के लिए ही है या सब पढ़ाई के लिए ही है कि आप जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किताब याद करते हैं, सब 10-10 बार पढ़ते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है। बट ये प्रोसेस आपको इतनी गहराई से नहीं, बट थोड़ा थोड़ा लर्निंग आपको ऑलमोस्ट डेली या वीकली करनी है। वो एक तरीका आगे बढ़ने का है किसी भी ब्रांच में। और मेन चीज़ ये है कि सिंसियरिटी और ऑनेस्टी लेवल आपका अच्छा रहना चाहिए, तभी आप पेशेंट के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे बस पेशेंट आया, आपने कुछ दवाई लिख दी और चला गया, तब आप इस हिसाब से कुछ सीख नहीं पाएंगे। मेडिकल में बहुत सारी स्पेशलिटी हैं, आपके न्यूरोलॉजी ही चुनने का कोई विशेष कारण या इसमें आपका पहले से इंटरेस्ट था? मेरा एज सच इसमें अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर ये एक ट्रेंड है मेडिकल कॉलेज में, जैसे हम एमडी का एग्ज़ाम देते हैं जी। तो उसमें जो एग्ज़ाम में जो केसेस मिलते हैं हमें एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें एग्जामिनर हमसे सवाल पूछता है, जी। तो उसमें सिर्फ न्यूरोलॉजी का ही लंबा केस होता था। चेस्ट का, हार्ट का, पेट का वो शॉर्ट केस होते थे। जी। उनके नंबर कम रहते थे, न्यूरोलॉजी का नंबर ज़्यादा रहते थे, लॉन्ग केस होता था वो। जी। तो इसी बहाने न्यूरोलॉजी ज़्यादा पढ़ी गई। जी। और फिर जब हमें डीएम का एग्ज़ाम देना हुआ तो हमने यही सोचा कि न्यूरोलॉजी ज़्यादा पढ़ी है तो न्यूरोलॉजी का ही भर देते हैं, तो इस हिसाब से हो गया। केजीएमयू को मिस करते हैं? हाँ हाँ, केजीएमयू को ज़रूर मिस करते हैं। वहाँ का खाना जी। बहुत ही, लखनऊ का खाना तो बहुत ही ज़बरदस्त खाना है। और वहाँ के हमने अच्छे दोस्त भी बनाए, मेरे कई दोस्त अभी तक वहाँ हैं। जी। मेडिकल कॉलेज का माहौल भी, हमारे डिपार्टमेंट का माहौल जी। बहुत अच्छा था। जी। टीचर्स भी अच्छे थे, पढ़ाते अच्छे से थे, और हमारे कुछ सीनियर्स भी अच्छे थे जो हमें बहुत सिखाया उन्होंने। कोई इंस्पिरेशन है आपकी वहाँ पे कोई, जैसे कि जब आप डीएम न्यूरोलॉजी में एडमिशन लिए, उसके बाद ऐसा लगा कि ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, कोई प्रोफेसर वहाँ के आपके टीचर? हाँ हाँ, हमारे दो अच्छे जो प्रोफेसर्स थे वो डॉक्टर शुक्ला थे जी। और डॉक्टर अतुल अग्रवाल थे। जी। तो वो दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस्ड और पेशेंट केयरिंग अप्रोच थी उनकी। जी। तो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। कोई उनकी विशेष एक्सपर्टीज जो कि आपको बहुत पसंद थी? एक्सपर्टीज या एज ए विशेष, कंसल्टेशन? एज अ कंसल्टेशन ये था, बड़े जैसे अग्रवाल साहब बड़े प्रैक्टिकल थे जी। कि कम टाइम में वो काफ़ी हद तक पेशेंट का सही पकड़ लेते थे जी। और कम से कम दवाई लिखते थे, और उनका पर्चा बहुत नीट एंड टाइडी और बिल्कुल मतलब का रहता था। जी। और शुक्ला जी थोड़ा सा डिटेल में पेशेंट देखते थे और उनके जैसे बुक के हिसाब से चलते थे, तो वो भी तरीका एक अच्छा था। यदि आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? कोई दूसरा प्रोफेशन? दूसरा प्रोफेशन तो बचपन से ही, मुझे स्कूल से ही लोग डॉक्टर वॉक्टर बुलाते थे, पता नहीं क्यों। तो बट दूसरा प्रोफेशन अगर सोच के देखो तो मेरा इंटरेस्ट इसमें आर्म्ड फोर्सेस में जाने का था। हाल ही में 2 दिन पहले इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, चूंकि नया मामला है पहलगांव का। तो एज ए आप अगर आर्म फोर्स में जाते हैं तो क्या जैसे एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, इंडियन आर्मी, इनमें से कोई सेलेक्ट? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं था कि
पर्टिकुलर नेवी में या एयरफोर्स में। मेरे ये था कि अगर आर्म्ड फोर्स में किसी भी में मिल जाता है तो वो अच्छा रहेगा। अवेयरनेस को लेकर यही है कि कोई भी आपको मान लो सिर दर्द की परेशानी है, बहुत बार हो रहा है, आप खुद से ही या केमिस्ट से लेके दवाइयाँ खाते रहते हैं, जब बहुत ही परेशान हो जाते हैं तब डॉक्टर के पास आते हैं। बेटर ये है कि आप अगर थोड़ा सा परेशान हैं तो एक बार विजिट जरूर दे दीजिए डॉक्टर को, तो उससे काफ़ी हद तक जल्दी उसकी समस्या हल हो सकती है, या कि सालों सालों लग जाएं उसको, आप फिर दिक्कत होती रहे। दूसरी चीज़ ये हमने बहुत कॉमनली देखा है कि जैसे मिर्गी किसी को है, उनकी शादी में बड़ी दिक्कत आती है जी, चाहे चाहे मेल हो फीमेल चाहे फीमेल हो। और कंपेयर करिए, अगर किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तब उसकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आती है कि नहीं। जी जी बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें आपको समझने वाली हैं कि अगर आप दवाई बराबर खा रहे हैं तो मिर्गी का दौरा ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। अगर आप दवाई खा रहे हैं तो शुगर और बीपी भी कंट्रोल रहती है। अगर दवाई नहीं खा रहे हैं तो शुगर बीपी कंट्रोल नहीं होगी, दौरा भी कंट्रोल नहीं होगा। तो आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए। पर मैंने ये देखा है कि मिर्गी के दौरे की दिक्कत से बहुत सारे लोग, कई पेशेंट्स परेशान हैं, उनकी शादी नहीं हो रही या शादी टूट गई है इस चक्कर में कि इसको मिर्गी के दौरे आते हैं, हम इसको घर में रखें। तो ये तो एक बहुत ही गलत और ओछी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल। एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, आपके ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए 5 गोल्डन रूल। 5 गोल्डन रूल तो जैसे कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जो भी मोनली रूल हैं वही ब्रेन को हेल्दी रखने के या इन जनरल हेल्थ के रूल्स हैं कि आप कोई एडिक्शन नहीं पालेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल या और कुछ चीज़, अपना वेट मेंटेन करेंगे, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ रखने की कोशिश करेंगे, जो कि कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। और क्या कहते हैं, कोई अगर आपको ऑलरेडी डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, तो उसको बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो मोरल और एक्टिविटी अपनी मेंटेन करेंगे रोज या हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन, आधे घंटे 40 मिनट अपना एरोबिक एक्टिविटी होनी चाहिए। और अगर और आप में यू कैन से जागरूकता है या मन है तब उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। एरोबिक एक्टिविटी के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से कई लोगों का स्ट्रेस रिलैक्स होता है, तो उनके लिए अच्छी चीज़ है। आपकी फिटनेस को लेकर मैंने देखा आप साइकिल मैराथन में भाग लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये आपका अपना सीक्रेट है? ये मेरा अपना ही सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है, ये तो सबको पता है पर थोड़ा सा करना मुश्किल होता है। जी, सब जानते हैं ये चीज आपका कि करना चाहिए। आपका रेगुलर रूटीन क्या है? रेगुलर रूटीन यही रहता है कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ, 4:30-5 बजे जी। और फिर 2-3 घंटे मेरा एक्सरसाइज रहता है। एक्सरसाइज में मेरा कार्डियो रहता है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहता है, एंड दैट इज़ 7 days a week। उसमें कोई रेस्ट नहीं है। एंड उसके बाद मेरा 9:30 के आसपास या 9:30 के आसपास नाश्ता रहता है, जिसमें मैं थोड़े से दही, कुछ ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन वाली जैसे दाल वाल होती है वो सब चीज़ खा लेता हूँ। मैं उसमें ज़्यादा पराठे वराठे और घी वगैरह ये सब नहीं खाता। लंच फिर मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ। लंच होता है 2 बजे 2:30 बजे, उसमें दाल चावल सब्जी, और फिर घर पे आके क्लिनिक होती है शाम को। डिनर में क्लिनिक के बीच में ही कर लेता हूँ 6 बजे। 6 बजे के बाद मैं यूजुअली कुछ नहीं खाता जी। तो अगर मुझे किसी पार्टी में भी जाना है तो मैं खाना खा के ही जाता हूँ। तो 6 बजे मैं डिनर कर लेता हूँ, जिसमें अगेन दाल चावल सब्जी रहती है। मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था पर अब मैं पिछले 6-7 सालों से वेजिटेरियन हूँ और मैं अंडा भी नहीं खाता। तो मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ और एज सच कोई मैं प्रोटीन सप्लीमेंट या इस तरह का कुछ वो भी नहीं यूज़ करता।
चूंकि आजकल युवाओं में देखा गया है जिम का, सिक्स पैक्स, बॉडी का बहुत क्रेज है। बहुत क्रेज है। चूंकि इन सब के लिए वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो क्या ये हेल्थ को कितना इम्पेक्ट करते हैं? हेल्थ को इम्पैक्ट तो एडवर्सली करते हैं, मेरे मेरे हिसाब से इसका हेल्थ डाउन होता है इनसे। मेरा मानना ये है कि आजकल जो जिम है, जिम होनी चाहिए एक जगह जहाँ पे आप एक्सरसाइज करें। जी। कैसे एक्सरसाइज करनी है, कितनी करनी है, उस पे आप ध्यान दें। जी। बट अनफॉर्चुनेटली जिम में एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ पे आप सप्लीमेंट लेने जाते हैं। वो सप्लीमेंट की दुकान बन गई है जिम। एक्चुअली। और एक्सरसाइज कम होती है, सप्लीमेंट ज़्यादा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच गलत होती है। ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से भी वेट गेन हो जाती है। जी। ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से, और आजकल इतने तरह तरह के सप्लीमेंट आ गए हैं, कई इंस्टेंसेस ये होते हैं कि इतने सप्लीमेंट लोग लेते हैं कि उनकी किडनी खराब हो जाती है। ठीक है, और कई सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा एनर्जी, उसमें कैफीन रहती है और तरह तरह की चीज़ें रहती हैं, उनसे कई बार माइग्रेन हेडेक्स भी हो सकते हैं। जी। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है, किडनी खराब हो सकती है। तो ये सप्लीमेंट जो चीज़ है, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आपको नॉर्मल एक फिटनेस या लाइफस्टाइल के लिए आपको जिम जाना है, जी। तो सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक भी चम्मच लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डाइट से ही जी। सारा न्यूट्रिशन हमें मिल जाता है, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, उससे ही सारा हमें न्यूट्रिशन मिल जाता है। एक भी चम्मच एक्स्ट्रा लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आप एक्सरसाइज पे और अपने एक्सरसाइज करने के तरीके के फोकस करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, जी। तो आपको आप सब कुछ कर पाएंगे। सप्लीमेंट लेने का मेरे समझ में सिर्फ एक ही जिसे कहते हैं एक सही जो कारण है, वो ये है, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाना है, जी। स्टेज पे जाना है, अपनी मसल्स दिखानी है, तब शायद सप्लीमेंट लेने में है। क्योंकि आप शायद नॉर्मल एक फिटनेस लाइफस्टाइल से स्टेज पे जाने लायक आपकी बॉडी नहीं होगी। जी। अगर आपको कॉम्पीट करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, तब शायद सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। पर नॉर्मल फिटनेस के लिए या अबव एवरेज फिटनेस के लिए भी फिटनेस सप्लीमेंट्स का कोई रोल नहीं है। जी। जैसा कि हमने बात किया माइग्रेन, अगर किसी को माइग्रेन है और वो मेडिकल हेल्प से दूर है, तो माइग्रेन को कम करने के या इंस्टेंट उस समय पर कोई घरेलू उपचार, या माइग्रेन अगर किसी को हो रहा है तो वो क्या कर सकता है? देखिए, माइग्रेन अगर किसी को शुरू हो गया है, जी। तो आमतौर से वो डिपेंड करता है किस तरह का उसका हेडेक है। आमतौर से 4 5 7 घंटे में वो ठीक हो जाता है। जी। पर किसी किसी का माइग्रेन जब खराब हो जाता है, वो 1 2 दिन 3 दिन भी चल जाता है। जी। तो वो सिचुएशन थोड़ी खराब होती है। आमतौर से, या लकीली कह सकते हैं कि माइग्रेन जो हेडेक है, जी। वो किसी भी दवा से ठीक हो सकता है। आप आपको। जी। आप पैरासिट किसी लोगों को पैरासीटामोल से आराम मिल जाता है, किसी लोगों को ब्रूफेन से आराम मिल जाता है, जी। किसी लोगों को थोड़ी सी और स्ट्रांग दवाई से आराम मिल जाता है। जी। पर आमतौर से कोई भी जो घर में अवेलेबल दवाई है, सर दर्द की या जी। कोई पैर दर्द की भी, जी। उसको खाने से माइग्रेन ठीक हो जाता है आमतौर से। जी। किसी किसी का नहीं होता, तब उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है। पर आमतौर से नॉर्मल पेन किलर से भी माइग्रेन का अटैक ठीक हो जाता है। उसके प्रिवेंशन के लिए आपको यही देखना है कि माइग्रेन बहुत चीज़ों से अपने आप को, जैसे कहते हैं, जिस पेशेंट को माइग्रेन है उसको कई चीज़ों से माइग्रेन हो सकता है। जी। फॉर एग्जांपल, फास्टिंग, जैसे व्रत रख लिया, जिस जी। दिन खाना नहीं खाया तो माइग्रेन हो गया। तो अगर आपको व्रत रखना ही है, जी। तब बात अलग है, नहीं तो व्रत ना रखें कि उसको अटैक प्रिवेंट हो जाएगा आपका। दूसरा है कि अगर नहीं सोए ढंग से, इस तरह की चीज़ है, कम सोए, तो उससे हो जाता है। किसी किसी को अल्कोहल लेने से हो जाता है, किसी किसी को ज़्यादा कैफीन कॉफ़ी लेने से हो जाता है। तो बहुत तरह के हैं। किसी को चाइनीज़ फूड्स में जो अजीनोमोटो डालते हैं उससे हो जी। जाता है। तो किसी कोई पर्टिकुलर वाइन होती है उससे हेडेक हो जाते हैं। जी। तो ऐसी बहुत तरह की चीज़ें हैं। आपको अपनी तरफ से उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि मैं ये करता हूँ या नहीं करता हूँ, उससे मुझे हेडेक होता है। तो वो चीज़ अगर अवॉइड कर देंगे तो काफ़ी हद तक माइग्रेन सेटल हो जाएगा।
और कभी कभार के लिए आप पेन किलर खा सकते हैं। आजकल युवाओं में ओवर थिंकिंग की बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी अगर उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं तो वो ओवर थिंक करने लगते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यू हो। तो क्या ओवर थिंकिंग से ब्रेन हेल्थ या ब्रेन कनेक्शन कुछ इफेक्ट होता है? हाँ, जो हमारे ब्रेन में लाखों करोड़ों कनेक्शंस रहते हैं, जी। तो ये माना गया है कि उन लाखों करोड़ों कनेक्शन से हमारी थॉट मॉडिफाई हो जाती है। जी। और हमारी थॉट मॉडिफाई होने से वो लाखों करोड़ों कनेक्शन मॉडिफाई होते हैं। तो ये एक सर्कल है। जी। ब्रेन से थॉट्स निकलती हैं, बार बार वही थॉट्स होने से ब्रेन उसी तरह से मॉडिफाई हो जाता है। जी। तो जिस तरह से आप सोचेंगे या वो आपका ब्रेन उसी तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। तो एक अगर किसी को स्ट्रेस या उस तरह की चीज़ है तो वो उसी गोले में घूमता रहेगा। जी। तो इसको काफ़ी हद तक, अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको उस सर्कल को ब्रेक करना या साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत आभार आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।